हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आज के शो में लेक्चर नंबर 3। तो कल हमने बात करी फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में हमने जाना। तो आज हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग और मोस्ट प्रोबेबली आज आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो खत्म हो जाएगा और इसकी टेस्ट जो है वो आपके पोर्टल पर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बुक रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पहले से ही नोट करके रख दिया, जैसे जैसे हम एक पॉइंट को डिस्कस करते जाएंगे आप उसको नोट करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा गिव इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अकाउंटिंग की क्या बेनिफिट है, अकाउंटिंग के क्या एडवांटेज है, क्यों करते हैं हम अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लाभ क्या है, क्यों करें अकाउंटिंग। पहला बिजनेस की इंफॉर्मेशन देगा। सर बिजनेस की इंफॉर्मेशन क्या देगा, अभी बताते हैं। अकाउंट्स करोगे मतलब हिसाब किताब रखोगे। हिसाब किताब रखोगे तो आपको पता होगा कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है। ठीक है, जब आपको ये दोनों पता होंगे तो इसका क्या मतलब है, आपको बिजनेस की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो पहला जो हमारा पॉइंट है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। सारे उससे सेटिस्फाई हो, हाथ ऊपर करें, सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा हो गया गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। सेकंड पॉइंट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को असिस्ट करेंगे। क्या असिस्ट करेंगे? जब हमें अकाउंट्स पता है, हमें पता है कि हमारी सेल क्या हो रही है, हमें पता है हमारा प्रॉफिट क्या है, हमें पता है हमारा लॉस क्या है, तो क्या अकाउंट्स की मदद से हमें बेनिफिट नहीं होगा अपने मैनेजमेंट को बताने के लिए कि आगे आने वाले टाइम में कैसा काम करो। आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ऐसा करो, लॉस हो रहा है तो जिस कारणों से आपको लॉस हो रहा है वो काम मत करो, और जिस कारणों से आपको प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ हो रहा है, उन कारणों को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। ठीक है जी, तो हमारा सेकंड पॉइंट डन। थर्ड पॉइंट चलते हैं रिप्लेसेस मेमोरी। रिप्लेसेस मेमोरी का क्या मतलब है? पहले ये जो सारी आपकी जो ट्रांजैक्शंस होती थी इनको हम याद कर लेते थे। क्या कर लेते थे? याद कर लेते थे, ये मेमोराइज होती थी। पर अब अकाउंट में हमने हर चीज को रिकॉर्ड करना शुरू किया, हर चीज को हमने लिखना शुरू किया, हर चीज को हमने लिखना शुरू किया। तो अब हमें वो चीजें दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। तो जो अकाउंट का थर्ड एडवांटेज है वो मेमोरी को, हमारे स्मरण को रिप्लेस करता है। हमें अब अपनी जो चीजें हैं उसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वो पहले ही लिख रखी है। क्या कर रखी है? लिख रखी है। क्या कर रखी है? लिख रखी है। ठीक है जी, तो हमारा थर्ड पॉइंट डन। अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट है हमारा कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी का क्या मतलब है? पिछले साल का जो है आने वाले साल में क्या हुआ उसको आपस में कंपेयर करो। ठीक है जी, क्या मतलब है? पिछले साल में जो हुआ इस साल में जो है दोनों को कंपेयर करो। कंपेयर क्या करें? पिछले साल में हमें कम प्रॉफिट था, इस साल में हमें ज्यादा प्रॉफिट है, तो हम ग्रोथ कर रहे हैं। क्या करें? ग्रोथ कर रहे हैं। पिछले साल में हमें ज्यादा प्रॉफिट था, इस साल में हमें कम प्रॉफिट है, तो हम क्या हो रहे हैं? डिक्लाइन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? डिक्लाइन हो रहे हैं। डिक्लाइन हो रहे हैं। ठीक है जी, अकाउंट्स का अगला जो हमारा फोर्थ जो है एडवांटेज है कंपैरेटिव स्टडी। हम पीछे को इस बार से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला हमारा क्या पॉइंट है? सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो क्या हमें सेल हमारी ज्ञात होगी? बोलो बोलो, क्या हमें हमारी सेल ज्ञात होगी? बिल्कुल होगी। क्या हमें उससे हमारा प्रॉफिट ठीक ज्ञात होगा? बिल्कुल होगा। अगर वो हमें हमारा सेल ज्ञात है, हमें हमारा प्रॉफिट ज्ञात है, तो क्या हमें टैक्स कैलकुलेट करने में आसानी होगी या नहीं होगी? हिंदुस्तान की जनता जानना चाहती है, बताओ होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी में सेटलमेंट जो होगा वो आसानी से हो पाएगा अकाउंटिंग की मदद से। अगला पॉइंट हमारा है, इसमें टोटल 10 पॉइंट है दोस्तों। यहां मैंने कितने लिखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट लिखे हैं। 2 पॉइंट फिर हम इसके बाद जब आप इसको नोट कर रहे होंगे तो हम आगे के पॉइंट को डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, हमारा गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस हो गया कि पीएनएल बताएगा। अगला हो गया हमारा मैनेजमेंट को असिस्ट करेगा। थर्ड हो गया हमारा मेमोरी को रिप्लेस कर देगा। फोर्थ हो गया हमारा पीछे के प्रॉफिट को आगे के प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे। ये वाला हो गया। अगला है हमारा टैक्स लायबिलिटी की सेटलमेंट। टैक्स लायबिलिटी की सेटलमेंट में हम सेल को ढंग से कैलकुलेट कर पाएंगे। सेल को ढंग से कैलकुलेट कर पाएंगे तो हम प्रॉफिट को ढंग से कैलकुलेट कर पाएंगे। और अगर हम प्रॉफिट को ढंग से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट को ढंग से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो टैक्स लायबिलिटी भी ठीक तरीके से कैलकुलेट होगी। अगला है हमारा फैसिलिटेट्स लोन। फैसिलिटेट्स लोन का क्या मतलब है? लोन मिलने में सहायक। लोन मिलने में सहायक क्यों सर? अकाउंटिंग है,
अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग से हम ग्रोथ पता चल रहा है, हमारा प्रॉफिट पता चल रहा है। सर बिल्कुल चल रहा है। प्रॉफिट पता चल रहा है तो क्या बैंक देख पाएगा कि आप जो पीछे कर रहे थे और आप कर रहे हो, आप ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो? अगर आप ऊपर जा रहे हो तो बैंक सोचेगा हमें हमारा पैसा आसानी से मिल जाएगा, और अगर हमें हमारा पैसा आसानी से मिल जाएगा तो हम आपको लोन भी आसानी से दे देंगे। और अगर आप डूबती नैया हो तो आप में पैसा कौन डालेगा? कोई नहीं डालेगा। तो लोन्स मिलने में भी अकाउंट सहायक होता है। अगला पॉइंट, एविडेंस इन कोर्ट। क्या होता है? एविडेंस इन कोर्ट। जब हम अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट में हमारी इंफॉर्मेशन है, सारी सब कुछ है, हमारा पीएनएल है, हर चीज रिकॉर्डेड है, ढंग से है, साइंड है, तो क्या वो कोर्ट में एज अ सबूत मान्य होगा या नहीं होगा? बोलो दोस्तों। बिल्कुल मान्य होगा। तो अगला हमारा जो एडवांटेज है वो है एविडेंस इन कोर्ट। ठीक है जी, एविडेंस इन कोर्ट। देन अगला है हमारा फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस। फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस। फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस का क्या मतलब है दोस्तों? अकाउंट्स से क्या हम पता लगाएंगे कि हम कितनी सेल करेंगे? बोलो बोलो, क्या हम पता लगाएंगे कि हम कितनी सेल करेंगे? बिल्कुल पता लगा। अगर हमें पता है कि हमें कौन सा माल किस दर पर बेचना है तो क्या हम अपना परचेज प्राइस को डिसाइड करेंगे? नहीं करेंगे। पापा ने बोला बेटा 10 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, हमने कहा ठीक है 10 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। पापा ने बोला 100 रुपए का बेचियो जो बेचेगा। कितने का बेचियो? 100 रुपए का बेचियो। विजिबल है? 100 रुपए का बेचियो जो बेचेगा। ठीक है, तो हमें खरीदना कितने का पड़ेगा दोस्तों? बोलो बोलो जल्दी बोलो, कितने का खरीदना पड़ेगा? 90। तो क्या हम परचेज प्राइस डिफाइन कर पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल कर पा रहे हैं। तो अकाउंट्स का हमारा जो यहाँ पे जो हमारा लास्ट वो है फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस। फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस। सेल्स को पता करने में या परचेज प्राइस का डिसाइड करने में अकाउंट्स हमारी मददगार साबित होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। आप इन्हें नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे के दो जो हमारे एडवांटेजेस हैं उन पर। ठीक है दोस्तों, नोट करिए। तो दोस्तों अगले हमारे हैं ये दो पॉइंट। पहला है असिस्टेंस इन इंसॉल्वेंसी। असिस्टेंस इन इंसॉल्वेंसी। असिस्टेंस इन इंसॉल्वेंसी, या मैंने सॉल्वेंसी ले लिया, एक सेकेंड। असिस्टेंस इन इंसॉल्वेंसी। असिस्टेंस इन इंसॉल्वेंसी। सर इंसॉल्वेंसी क्या होता है? इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है हमारी जेब में कुछ नहीं, हमारी जेब में कुछ नहीं। जब आप दिवालिया हो जाते हो तो इंसॉल्वेंट हो जाते हो। जब आप दिवालिया हो जाते हो तो इंसॉल्वेंट हो जाते हो। वो हमें गाइड करता है, अकाउंट से हमें गाइड करता है कि भाई ये बंदा इंसॉल्वेंट है या नहीं है। कैसे? ऐसी कई ट्रांजैक्शंस होती हैं जो पास्ट में हो चुकी होती है, क्योंकि हमने अकाउंट्स का यूज कर रहे हैं तो हमारे पास एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। हमारे पास पास्ट का रिकॉर्ड है जिसको हम खोल के देख सकते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या इसके द्वारा पाप हुए जो ये हो गया इंसॉल्वेंट। जैसे आप कई ऐसी कंपनियां हैं जो इंसॉल्वेंट हो गई थी, जैसे ये हमारे माल्या साहब हैं, बाहर चले गए, उनकी कंपनी थी इंसॉल्वेंट हो गई थी। हमारा सत्यम एंड सत्यम का केस था जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऐसे कई लोग हैं जो इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया हो गए। एक टाइम में शायद बच्चन साहब भी इंसॉल्वेंट हो गए थे। तो अकाउंट जो होते हैं वो हमें इसको जानने में मददगार होता है, इंसॉल्वेंसी की टाइम को, कंडीशन को, कि इससे पास्ट में क्या गलतियां हुई हैं उसको जानने में मददगार होता है। ठीक है जी, ये पॉइंट हमारा डन। अगला पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन पार्टनरशिप। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप। जब हम अकाउंट्स बनाते हैं दोस्तों, अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंट्स में वेरियस अकाउंट्स बनते हैं जो हम आगे जाके बात करेंगे। जैसे इसमें रियलाइजेशन हो गया, पार्टनरशिप अकाउंट हो गया, ऐसे अलग अलग हम अकाउंट बनाएंगे, टी शेप के अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ जब पार्टनर एडमिट होगा, नया पार्टनर आएगा, पुराना रिटायर होगा रिटायरमेंट के टाइम पे, या फिर हरि को प्यारा हो गया, भगवान को प्यारा हो गया डेथ के टाइम पे, अकाउंट्स की मदद से हम उस फिगर को जानने में बहुत मदद मिलती है जिसपे हम सेटलमेंट करेंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एंड एट द टाइम ऑफ डेथ। ठीक है जी, ये आपके दोनों पॉइंट हो गए हैं। तो यहीं पे हमारा जो है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग खत्म होता है। नोट कीजिए इसे। जिसमें कुछ अच्छाइयां होंगी उसमें कुछ बुराइयां होंगी, जिसमें कुछ अच्छाइयां होंगी उसमें कुछ बुराइयां होंगी।
तो अगर अकाउंट्स में इतनी सारी एडवांटेजेस हैं तो उसके कुछ लिमिटेशंस होना जायज है। अगर सब अच्छे होते तो सब भगवान होते, तो थोड़ी बुराइयां होनी भी जरूरी है, वरना गंगा जी में क्या धोएंगे। ठीक है जी। लिमिटेशन ऑफ अकाउंट्स, तो अकाउंट्स की पहली लिमिटेशन है नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंट्स जो है वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता। अरे सर अभी बोल रहे थे हम मनी मेजरमेंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब कुछ अरिथमेटिक है, सब कुछ कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, फिर एग्जैक्ट कैसे नहीं है दोस्तों? बिल्कुल नहीं है, हमेशा नहीं है। क्योंकि अकाउंटिंग जो करोगे आप वो एस्टिमेट पे करोगे। किस पे करोगे? एस्टिमेट पे करोगे। हम आगे जाके बात करेंगे, जैसे आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताएंगे, जहां हम एसेट को हर बार हर साल कुछ कुछ एसेट से पार्ट कम करते रहते हैं और एंड डेट पे एसेट की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो जो एसेट की लाइफ है उसको कौन डिसाइड करता है? आप। मैं गाड़ी चलाता हूं 100 की स्पीड पे, आया मैं गड्डी मोड़ के, तो मेरी गाड़ी बहुत तेज चलाता हूं मैं गाड़ी, मेरी गाड़ी 5 साल में बंद हो जाती है। ठीक है जी। आप जो है आप गाड़ी को बहुत स्लो चलाते हो, हौली हौली चलाते हो, आपकी गाड़ी 10 साल तक चलती है। मेरा एस्टिमेट 5 साल है, आपका एस्टिमेट 10 साल है, तो दोनों के एस्टिमेट अलग हुए। ठीक है। तो अकाउंटिंग जो है बिल्कुल एग्जैक्ट हमेशा नहीं हो सकती, क्योंकि पर्सन टू पर्सन जो है एस्टिमेट जो है वेरी करते हैं। कोई एक यूनिवर्सल एस्टिमेट नहीं है। किसी के लिए वही चीज 10 साल के लिए यूजेबल है, किसी के लिए वही चीज 5 साल के लिए यूजेबल है। अगला हम, ये हमारा डन, पहला डन। अगला हम चलते हैं अनरियलिस्टिक। अकाउंट जो है अनरियलिस्टिक है। क्यों है जी? अकाउंट्स इसलिए अनरियलिस्टिक है, अकाउंट्स कहता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मुझे रिकॉर्ड करो। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है सर? बताओ तो सही। बिल्कुल बताओ। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? जब आपने मुझे खरीदा था उस कॉस्ट पे आज भी मुझे रिकॉर्ड करो। कैसे जी? आपके पापा ने एक जमीन खरीदी थी 50,000 रुपए की, आज से 15-20 साल पहले। क्या आज उस जमीन की वैल्यू 50,000 रुपए होगी? बोलो बोलो, क्या आज उस जमीन की वैल्यू 50,000 होगी? नहीं होगी। पर अकाउंट्स क्या कहता है? मुझको 50,000 पे रिकॉर्ड करो, मुझे 50,000 पे रिकॉर्ड करो, मुझको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। क्या अच्छी बात है? क्या रियल बात है ये? नहीं है। तो रिकॉर्ड इट मैन, इट इज अनरियलिस्टिक। रियलिस्टिक नहीं लगता है। अगला है इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। यहां सिर्फ पैसों में बात होती है, पैसों में। अगर क्वालिटी में बात हो रही है तो ये भाई साहब देखेंगे भी नहीं, हमें देखना भी नहीं है। एक मैनेजर है 50,000 रुपए की सैलरी ले रहा है, एक मैनेजर है वो फ्री में काम कर रहा है। क्यों कर रहा है आपके लिए फ्री में काम? आपको कुछ शायद उसके पापा जो हैं वो बहुत टाइम से आपकी फर्म में, आपकी ये जो बिजनेस है उसमें काम कर रहे होंगे। अब बेटा उनको एक ऑनर देने के चक्कर में, मालिकों को, ओनर्स को ऑनर देने के चक्कर में उसने 1 साल फ्री में काम किया। अकाउंट्स में इसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी? नहीं होगी सर। वो क्या मेहनत कर रहा है, उससे प्रॉफिट तो बढ़ गया आपका। क्या जो उसकी मेहनत के पैसे थे अकाउंट्स ने उस क्वालिटी को कंसीडर किया? बिल्कुल नहीं किया। तो अकाउंट्स में क्वालिटी को इग्नोर कर दिया जाता है दोस्तों। यहां पे सिर्फ पैसा देखा जाता है, पैसा 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 पैसा। अगला है हमारा इग्नोर प्राइस लेवल चेंज। इग्नोर प्राइस लेवल चेंज, जो मैंने यहां पे बात करी आपकी वही चीज बात मैं यहां भी करूंगा। अकाउंट्स में लेट्स सपोज आपके पास कोई बिल्डिंग है, वो बढ़ गई, 50,000 वाली चीज 5 लाख रुपए की हो गई, सामने से मेट्रो निकल गई 5 करोड़ रुपए की हो गई। अकाउंट्स इसको भाई चेंज नहीं मानेगा, अकाउंट्स इसको कंसीडर नहीं करेगा। अकाउंट्स कहता है मुझे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनाओ, और अगर नेट वैल्यू ले रहे हो तो हिस्टोरिकल कॉस्ट और नेट वैल्यू विच एवर इज लोअर उस पे करो। अकाउंट्स हमें ये बोलते हैं। तो दोस्तों अकाउंट जो है हमारा प्राइस लेवल के चेंज को इग्नोर कर देता है। अगला पॉइंट है हमारा विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? विंडो ड्रेसिंग होती है, ड्रेसिंग के सामने विंडो टेबल लगा लो सर, नहीं होता ये। विंडो ड्रेसिंग होती है फेक ट्रांजैक्शन दिखाना, फेक अपने पीएनएल को मैनिपुलेट करना। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे ताकि बैंक हमें लोन दिला दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे क्योंकि बैंक हमें लोन दिला दे, या फिर बेवजह के अपने जो अकाउंट्स है उनको डाउन करना, फेक फर्जी खर्चे दिखाना, इनकम को कंसील करना, इनकम को रिड्यूस करना, अकाउंट में कम रिकॉर्ड करना ताकि हमारा जो पीएनएल
का बैलेंस है वो डाउन चला जाएगा। ठीक है जी। अकाउंट्स में हमारी विंडो ड्रेसिंग होती है। तो पहला पॉइंट हमारा था नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, दूसरा था हमारा रियलिस्टिक नहीं लगती है, तीसरा था हमारा क्वालिटी को इग्नोर करती है, चौथा था हमारा प्राइस लेवल के चेंज को ये इग्नोर कर देती है, और फिफ्थ पॉइंट था विंडो ड्रेसिंग, जहां पे हम फर्जी हमारे अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, कभी प्रॉफिट ऊपर कभी प्रॉफिट नीचे। नोट इट डाउन। तोहफा तोहफा लाया लाया। अगला है रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या रोल है किसमें? इन बिजनेस अकाउंटिंग का क्या रोल है बिजनेस में? वही है जो आपने एडवांटेजेस किए थे, पहला है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को है जो सिस्टमैटिक बनाता है। ठीक है जी, हमने एडवांटेजेस में इसकी चर्चा कर ली है, पीछे जाके सुन सकते हो। रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिक बनाता है। अगला है जी आपका असिस्टेंस टू मैनेजमेंट को ठीक तरीके से डिसीजन मेकिंग करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि हम अकाउंट्स को देख के ये पता कर सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है, पीछे कितना प्रॉफिट है और कितना प्रॉफिट है, क्या हमारी सिचुएशन है। मैनेजमेंट को असिस्ट करने में मदद करता है। अगला है हमारा कंपैरेटिव स्टडी। मैंने पहले ही बताया था, पीछे जो हुआ इस बार जो हुआ दोनों को कंपेयर करो। अगला हमारा अदर्स में जो हमने बात करी थी, लोन्स दिलाने में सहायता करेगा बिजनेस को, परचेज प्राइस डिसाइड करने में हेल्प करेगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी को सेटल करने में हेल्प करेगा, कोर्ट में एविडेंस होगा। ये सब जो है बिजनेस अकाउंटिंग के रोल है बिजनेस में। ठीक है जी। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। अदर में आपका आ गया लोन, हेल्पफुल इन लोन, फैसिलिटेट सेल इन डिसाइडिंग परचेज प्राइस। अगला आपका सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, और नेक्स्ट है आपका एविडेंस इन कोर्ट। नोट इट डाउन ऑल द पॉइंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 1 में अगर कुछ है तो यही है, बाकी सब कुछ नहीं। अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है? सबसे वही है जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, इसलिए बोला था डेफिनेशन ढंग से कर लो, ये तुम्हें बहुत प्यार से समझ आएगी, हंसी मजाक करते हुए समझ आएगी। पहला जो है, आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। क्या करो? आइडेंटिफाई करो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को। ठीक है जी। अगली बात, इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है वो भी मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। उसके बाद सर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आगे रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड कहां करें सर? आज मैं आपको डिटेल में स्टडी बताऊंगा कि इसको रिकॉर्ड कहां करें। सबसे पहले रिकॉर्ड करो जी कैश बुक में। कैश की ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करो। कैश की ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करो। कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। परचेजेस जो है हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, जो भी हमने खरीदा परचेज बुक में रिकॉर्ड करो। सेल बुक में क्या करेंगे? सेल बुक में सेल रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। कौन सी सेल? क्रेडिट सेल। कौन सी सेल? क्रेडिट सेल। कैश सेल क्यों नहीं सर? कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल। ठीक है जी। परचेज रिटर्न बुक में जो खरीदा वापस कर रहे हो डालो एंट्री। सेल रिटर्न बुक में जो बेचा वापस ले रहे हो डालो एंट्री। बीपी बुक क्या है? बिल्स पेएबल बुक। एक सेकंड मैं नोट करा देता हूं आपको। बीपी बुक आपके सिलेबस में नहीं है, नोट कर लो भाई, याद करने के लिए याद करो, पर सिलेबस में नहीं है। बीआर बुक, बिल रिसीवेबल बुक, आपके सिलेबस में नहीं है। ये सारी बिल ऑफ एक्सचेंज की बात है। हमने बिजनेस स्टडी के हमारे अपने लेक्चर से अपने सर से पूछना, मैंने भी आपको बिजनेस स्टडी की उसमें बताया बिल्स पेबल और बिल रिसीवेबल क्या होते हैं। बिल्स के बारे में, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बिजनेस स्टडी में बात होती है। तो बिल्स पेबल बुक और बिल्स रिसीवेबल बुक आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो यहाँ भी ये जो बिल रिसीवेबल होंगे, जो बिल रिसीवेबल बुक में रिकॉर्ड करेंगे, और जो बिल पेबल होंगे बिल पेबल बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगला है हमारा जर्नल प्रॉपर। आगे जाके मैं आपको जर्नल प्रॉपर के बारे में बताऊंगा, याद कर लो। ये सारी इन सब में आपको रिकॉर्ड करना है, नोट भी कर सकते हो। अभी मैं आपको नोटिंग के लिए भी टाइम दूंगा, पेन डाउन रखना अपना। ठीक है जी। रिकॉर्ड के बाद क्लासिफाइंग करेंगे। क्लासिफाइंग कहाँ करेंगे हम? वेरियस लेजर में। वेरियस लेजर में हर एक का अपने अकाउंट में सबका अपना अपना लेजर बनेगा। ऐसे टी शेप का लेजर बनेगा। जब हम लेजर की बात करेंगे ऐसे टी शेप का लेजर बनेगा। वहां पे हम
ये इनके रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। ऐसे लेजर में जैसे अलग अलग लेजर होंगे, यहाँ पे हम उसके बारे में लिखेंगे, ये लिखेंगे और यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है जी, लेजर्स हो गया। अगला है क्लासिफाई करने के बाद उसको समराइज करेंगे। समराइज मैंने क्या बोला था, छोटा कर दो। बहुत सारे अगर 100, 200, 300, 400, 500 भी लेजर हैं, उसको हम समराइज किस में करेंगे। पहला हमारा होगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में सारी हो जाएंगी। अगला समराइज करेंगे पीएनएल में और अगला करेंगे बैलेंस शीट में। ये तीनों हमारी फाइनेंशियल्स बनेंगी। ठीक है जी, छोटा कर दिया इन तीनों में, बहुत सारे लेजर, बहुत सारे, ये हम छोटा करते जा रहे हैं। देखो इनको इसमें डाला, इसको इसमें किया। अब ये तीन एनालाइज करेंगे और इंटरप्रिटेट करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, एनालाइज करेंगे और इंटरप्रिटेट करेंगे। और जो हमने रखा है, क्या हमें वो ज्ञान अपने तक रखना है? नहीं, हमें अपने तक नहीं रखना। किसको? कम्युनिकेट कर देना। कम्युनिकेट किसको करना है? यूजर ऑफ अकाउंटिंग को। यूजर ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन है? नारायण को तुम बताओ। यूजर ऑफ अकाउंटिंग वो है जिनके डिसीजन इफेक्ट होते हैं आपके अकाउंट से। ठीक है जी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, इन सब बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्लासिफाई करेंगे, लेजर में क्लासिफाई करेंगे, फिर समराइज करेंगे ट्रायल बैलेंस में, पीएनएल में, बैलेंस शीट में। उसके बाद एनालाइज करके इंटरप्रिटेट करेंगे और कम्युनिकेट कर देंगे यूजर्स को। नोट इट डाउन। तो दोस्तों, हमारी बुक जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? बताइए हमारी बुक का नाम क्या है? हमारी बुक का नाम है, अगर आपको दिख रहा हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्या नाम है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग है, इसके बहुत सारे बच्चे अकाउंटिंग के बच्चे हैं। अकाउंटिंग अलग अलग तरीके की अकाउंटिंग है। पहली है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो हमारे सिलेबस में हम पढ़ रहे हैं। इसका क्या काम है? रिकॉर्ड करना एंड हमें पीएनएल बताना कि भाई तुम्हारा क्या पीएनएल है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस है। सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके हमें उसके बारे में अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन देना, पैसे के रिलेटेड। ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम। अगली है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या काम है? हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे, अपने प्रोफेशनल एग्जाम दोगे, बीकॉम या फिर आगे कोई प्रोफेशनल एग्जाम देते हो, जैसे सीएस, सीएमए, सीडब्ल्यूए, ऐसा कुछ करते हो, तो उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग आएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या काम है? कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है किसी भी चीज की, कोई भी प्रोडक्ट है आपका या कोई भी है, कोई भी आपकी वस्तु है या आपकी कोई कुछ भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो लागत है, उसको कंट्रोल करना कि भाई ज्यादा ना बढ़े, और रिड्यूस करना, कंट्रोल एंड रिड्यूस। ठीक है जी, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम है। एग्जाम के लिहाज से देखें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ लो। मेरा काम है आपको बताना। ठीक है जी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको पैसे से रिलेटेड पीएनएल बताएगा, जो हम इसी उसमें पढ़ रहे हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगला है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग हमें कॉस्ट का कंट्रोल एंड रिडक्शन बताएगा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें क्या बताएगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें वो टेक्निक्स और तरीके बताएगा, वो हमें टेक्निक्स बताएगा जिससे मैनेजमेंट जो है अपना डिसीजन इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली ले पाएंगे। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही। कल के लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और उसके बाद के लेक्चर में हम एक बार फुल फ्लेज हमारा जो ये चैप्टर नंबर 1 है इसकी रिवीजन करके इसका टेस्ट अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।